मेरी शादी एक अमीर घर में हुई थी। शादी की पहली रात मेरे सास-ससुर ने कहा कि बेटी अगर अपनी जान प्यारी हो तो यहाँ से फ़ौरन भाग जाओ, लेकिन मैं तो अपने पति से बहुत खुश थी। फिर एक दिन मैंने यह बात अपने पति को बता दी। अगले दिन सुबह जब उठी तो मेरे सास-ससुर घर पर नहीं थे। पति से पूछा तो पति कहने लगा अपने रिश्तेदारों के घर चले गए हैं। मुझको कुछ अजीब लगा। मैं सास-ससुर के कमरे में गई तो अंदर का दृश्य देखकर मेरी टाँगें काँपने लगी। अंदर तो मेरा नाम सुना है। घर के हालात से तंग आकर मुझे नौकरी की ज़रूरत पेश आई, क्योंकि मेरी शिक्षा अच्छी थी। इसलिए मुझे किसी भी कंपनी में अच्छी नौकरी मिल सकती थी। मुझे हमेशा से ही पढ़ाई का शौक था और मैंने अपने शौक को बहुत मेहनत से पूरा किया था। हम बहुत गरीब लोग थे। खानदान में कोई इतना बड़ा पढ़ा लिखा नहीं था जितना कि मेरे पापा ने मुझे पढ़ाया था। इसी वजह से यहाँ भी मेरे पापा पढ़ाई के मामले में कभी भी पुरानी सोच नहीं रखते थे कि लड़कियों को शिक्षा नहीं दिलवानी चाहिए, बल्कि वह हमेशा इस बात को मानते थे कि लड़कियों की शिक्षा दिलाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इनको यही बात की सोच मेरे लिए बहुत अच्छी थी और मेरे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हुई थी कि उन्होंने मुझे कभी पढ़ाई से रोका नहीं था। जबकि हमेशा हमारे रिश्तेदार को यही कहना था कि लड़की को पढ़ा लिखा के क्या करना है, फ़ुज़ूल में अपना पैसा बर्बाद कर रहे हो। एक ना एक दिन तो बेटी को ब्याह कर अगले घर चले जाना है। ऐसे में उसे इतना बड़ा पैसा खर्च करने की क्या ज़रूरत है। मेरी बुआ तो पापा को हमेशा यही सलाह देती थी कि जल्द से जल्द बेटी की शादी कर दे, लेकिन मुझे अपनी शादी का कोई शौक नहीं था और अभी शादी नहीं करना चाहती थी। इससे पहले मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना था, इसके बाद ही मैं शादी के बारे में सोच सकती थी। हम 2 भाई-बहन थे, मुझसे छोटा मेरा एक भाई था, मुझे काफ़ी साल छोटा था। वह स्कूल जाया करता था। ऐसे में मेरे पापा घर में अकेले कमाने वाले थे, जबकि मैं उनका सहारा बनना चाहती थी। छोटा भाई था, इसलिए वह पापा के काम में हाथ नहीं बटा सकता था। इसलिए मैंने यही इरादा किया था कि जब तक मेरा भाई बड़ा ना होगा, मैं अपने पापा का हाथ बटाऊँगी, उनका सहारा बनूँगी, ऐसे घर को चलाने की उनकी मदद करूँगी, क्योंकि मेरे पापा ने हमेशा से ही बहुत मेहनत की है। उनकी मेहनत किसी की छिपी नहीं थी। वह ना कि दिन देखे थे, ना रात देखते थे, हमारे लिए बहुत मेहनत करते थे। उन्होंने बहुत मेहनत से जायज़ तरीके से पैसा कमाया था, हम दोनों भाई-बहनों को पाला था। मेरी इच्छा पूरी करने के लिए मेरी इतनी ज़्यादा फ़ीस भरते थे, इतनी उनकी हैसियत भी नहीं थी। घर में खर्च कम करते, अपने शौक कम करते थे, लेकिन मेरी पढ़ाई का खर्चा ज़रूर पूरा करते थे कि मैं पढ़ लिख जाऊँ और मेरा शौक पूरा हो जाए। पापा ने कभी मुझे एक मकसद के लिए नहीं पढ़ाया था कि बाद में मैं उनका काम कर दूँगी। पापा सिर्फ़ और सिर्फ़ अब मेरे शौक पूरा करना चाहते थे। पापा अक्सर कहते थे कि वह अपने बच्चों के लिए हर इच्छा पूरा करना चाहते हैं, जिससे मेरे बच्चों की खुशी हो। जिस हद तक पापा के मुमकिन होता था, वह हमारी खुशी के लिए सब कुछ करते थे। हमें उनसे कभी कोई शिकायत नहीं रही थी, जबकि मेरी माँ भी सारे मामले में उनका भरपूर साथ देती थी। मेरी माँ जहाँ एक अच्छी माँ साबित हुई थी, वही एक अच्छी पत्नी भी साबित हुई थी। वह मेरे पापा हर कदम पर साथ देती थी। हर मुश्किल में आसानी उन्होंने एक साथ गुजारी थी। यही वजह थी कि उन दोनों में मोहब्बत थी। जब मेरी माँ मुझे इस बात का ज़िक्र करती, मैं सोच के शायद काश हमसफ़र भी ऐसा हो जैसे मेरे पापा। हम अपनी छोटी-सी ज़िंदगी में बहुत खुश रहा करते थे, लेकिन फिर ज़िंदगी में ऐसा तूफ़ान आया जिसने सारी चीज़ पलट-पुलट कर रख दी। मेरी पढ़ाई जो पूरी हो चुकी थी, ऐसे में मेरे पापा ने मेरी शादी करने का फ़ैसला कर लिया और मैंने भी उनकी राय पर ज़्यादा ऐतराज़ नहीं उठाया था। पापा का कहना था कि वह चाहता हूँ कि मेरी बेटी जल्द से अपने घर की हो जाए। अपने पापा की खुशी के लिए मैंने हर हाँ में हाँ कर दी। हालाँकि मेरी शादी करने का इरादा नहीं था, लेकिन पापा की खुशी के लिए मैंने हाँ कर दी। मैं तो चाहती थी कि पापा का सहारा बनो, लेकिन पापा का कहना था कि अगर तुम शादी करके अपने घर की हो जाओगी तो मैं निश्चित हो जाऊँगा, मुझे कोई चिंता नहीं करेंगी। पापा ने समझाया कि अगर तुम मेरी मदद करना चाहती हो तो इस तरीके से करो कि शादी के लिए राज़ी हो जाओ और मुझे मेरे फ़र्ज़ से पूरा कर देने दो। मजबूरी में मैं शादी के लिए हाँ कर दी। मेरी हाँ सुनकर पापा बहुत खुश हुए। मैंने अपने पापा को दुखी नहीं देख सकती थी। पापा ने मेरा बहुत ख्याल रखा था। ऐसे में ऐसा मुमकिन नहीं था कि मैं इनकार कर पाती। पापा के दोस्त ने अपने बेटे के लिए हमें मेरा हाथ मांगा। पापा खुशी-खुशी रिश्ते के लिए राज़ी थे। मुझे पापा के इन दोस्त से कोई ख़ास उम्मीद नहीं थी, लेकिन मैं ये सोच खामोश रही कि पापा के साथ में जो करेंगे अच्छा नहीं करेंगे। शादी की सारी तैयारी हो चुकी थी। मेरे पापा ने मेरे लिए हर वो चीज़ खरीदी कोई भी बाप
जो अपनी बेटी को देने के बारे में सोचता। मेरे पापा ने पूरी कोशिश की थी कि किसी चीज़ की कोई कमी ना रहे। शादी की तारीख तय हो चुकी थी, लेकिन बदकिस्मती से शादी के हफ्ते पहले ही मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें वो काफ़ी बुरी तरह जख्मी हो गए थे और अस्पताल में थे, जिनकी वजह से शादी रोकनी पड़ी थी। इनके इलाज के लिए अच्छी खासी रकम की ज़रूरत थी। उन्हें दोनों टाँगें बुरी तरह से ज़ख्मी हो गई थी। उनके इलाज के लिए बहुत ही पैसे चाहिए थे, जबकि हमारे पास इतने पैसे मौजूद नहीं थे। ऐसे मैंने अपनी कीमती चीज़ें बेच दी। पापा ने बड़े प्यार से मेरे लिए बनवाई थी। मेरे लिए तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी मेरे पापा की ज़िंदगी थी और उसके लिए मैं कोई कीमत चुकाने के लिए तैयार थी। इसलिए मैंने अपने दहेज की सारी कीमती चीज़ें बेच दी। पापा के दोस्त को जब इस बात का पता चला तो वो अपनी सारी ज्वेलरी और कीमती सामान बेचकर पापा के इलाज का पर पैसा लगा दिया। फिर उन्होंने शादी से साफ इनकार कर दिया। मैं नहीं जानती थी कि इनकार की वजह क्या थी। यह तो मुझे पता था कि उनकी मुझ में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। उन्होंने तो बस पैसे और दहेज में दिलचस्पी थी, जो पापा मुझे शादी के समय देने वाले थे। पर जब उन्हें मालूम हुआ कि सारी चीज़ मैंने पापा के इलाज के लिए बेच दी है, तो अब शादी की कोई मकसद ही नहीं रह गया था। शुरू-शुरू में तो पापा के दोस्त इस शादी को टहलते रहे, लेकिन फिर धीरे-धीरे समय गुजरने के साथ-साथ उन्होंने अपनी असलियत दिखा दी। अपने बेटे की शादी किसी और अमीर घर में आने की तय कर दी। ऐसे में हमारे घर पे हालात वक्त गुजरने के साथ साथ और ख़राब होने लगे थे। पापा के इलाज के लिए भी पैसे की ज़रूरत थी, तो फिर मुझे नौकरी करनी पड़ी थी। अब मेरे पास नौकरी करने की वजह भी थी, इसलिए मैंने नौकरी तलाश करना शुरू कर दी। नौकरी मिलने की में ज़्यादा समय नहीं लगा था। एक अच्छी कंपनी में मुझे नौकरी मिल गई थी, अच्छी तनख्वाह मिली थी, जिससे हमारे घर के खर्चे पर परे हो जाते थे। पापा का इलाज भी चल रहा था। मैं 2 साल से नौकरी कर रही थी। कभी मेरे काम में कोई गलती नहीं हुई थी। मेरे सर मेरे काम से बहुत खुश थे। और फिर एक दिन उन्होंने ऐसी बात की जिससे मुझे पूरी तरह हैरान कर दिया। मेरे बॉस ने मुझे शादी के ऑफर के साथ यह भी कहा कि तुम्हारे पापा की और तुम्हारे पूरे घर की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हो। मुझे भला और क्या चाहिए था। यह सारी बातें सुनते ही मैं तो फौरन मान गई और शादी के लिए हाँ कर दी। मैंने अपनी माँ से भी इस बारे में मशवरा किया, तो उन्होंने भी हाँ यही कहा कि शादी के लिए हाँ कर दिया, क्योंकि जितनी तनख्वाह थी हमारे घर के सारे खर्चे मुश्किल से पूरे हो रहे थे। ऐसे में दूसरी कोई और नौकरी नहीं कर सकती थी। एक साथ 2 नौकरी करना कोई आसान बात तो नहीं थी। मेरे बॉस ने मुझे तो यह कहा था कि मेरे पापा एक अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवाएंगे और हमारे घर का सारा खर्चा उठाएंगे। ऐसे मुझे और क्या चाहिए था। मैंने शादी के लिए हाँ कर दिया। बहुत जल्दी ही शादी करके मेरे बस मुझे अपने घर ले गए थे। मैंने यही सोचा था कि मैं उनके ऑफिस में वैसे ही काम करती रहूँगी, ताकि उनको यह ना लगे कि शायद मैं उनके पैसों की खातिर से शादी की। मैं अपनी पूरी मेहनत करूँगी और कोशिश करूँगी अपनी मम्मी-पापा और भाई का खर्चा उठा सकूँ। वह मुझे अपने घर ले गए थे। उनका घर बहुत बड़ा था। मैं तो उसको देखकर हैरान हो गई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कितने बड़े घर में मेरी शादी हो सकती है। कुछ तो मैं अपने हालात की मजबूरी से तंग आकर शादी की थी और कुछ पापा के दोस्त को यह दिखाना चाहती थी कि अगर उन्होंने अपने बेटे के लिए मेरा रिश्ता तोड़ दिया, तो मैं उनके बेटे से अच्छे इंसान से शादी की थी। शादी पर पापा ने अपने दोस्त को बुलवाया भेजा था कि शादी के समय महंगे-महंगे तोहफे में, और मेरा इतना अमीर ससुराल देखकर वह चौंक गए थे। उस समय उनके चेहरे पर जो मैंने जलन के रंग देखे थे, मुझे बहुत सुकून मिला था। उन्होंने मुश्किल हालात में मेरा साथ छोड़ दिया था। आज उससे अच्छा घराना मेरी शादी हो गई। पापा के दोस्त और उनकी फैमिली तो देखते रह गए थे। उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरा कभी इतने बड़े और अच्छे घर में रिश्ता हो सकता है। जिस समय उन्होंने मेरा रिश्ता ठुकराया था, तब उन्हें यह बात पता चली कि नौकरी करते लगी हूँ, तो समय वह पछताने लगे कि अगर वह मुझे बहू बना लेते तो आज उनके घर के हालात बदल जाते और उनको कमा कर देती। ऐसे में उन्हें क्या चाहिए था। लेकिन उन्होंने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी थी। जिस जगह उन्होंने अपने बेटे का रिश्ता किया था, वह लोग घोड़े में अमीर तो थे, लेकिन इतने ही उनके गुरूर भी था। शादी के 2 महीने में ही उन्होंने लोगों को दिन में तारे दिखा दिए थे। उनकी औकात याद दिला दी थी कि बहू सुनने में आता था कि एक आए दिन उनकी सास की बेइज्जती करती है। और फिर अपनी शादी के 2 दिन पहले ही मुझे यह खबर मिली कि वह अपने पति को लेकर अलग घर में रहने लगी है, जबकि पापा के दोस्त उनकी फैमिली में तो पैसे की लालच में बेटे के हाथ धो बैठे थे। मेरी शादी के कुछ दिन गुजर गए थे। मेरे पति मेरा बहुत ध्यान रखता था, मेरे साथ साथ मेरे घर वालों का भी काफी चिंता करता था। मैं इस बात से बहुत सुकून से थी। हम लोगों का किसी का
सहारा मिल गया था। मेरे पापा एक अच्छे अस्पताल में इलाज चलने लगा था, जिससे उम्मीद की किरण नजर आ रही थी कि पापा की टांगें जल्दी ही ठीक हो जाएंगी और जल्दी से वह अपने पैरों पर दोबारा से खड़े हो जाएंगे। मैं सोच लिया था कि जैसे ही मेरे पापा की टांगें ठीक हो जाएंगे, अपने पति संजय से कह दूंगी कि आप मेरे माँ बाप की खर्चा उठाने की जरूरत नहीं है, अब मेरे पास खुद ही अपना खर्चा उठा सकते हैं। आप हमारे लिए जो किया है बहुत है। मेरे पापा बहुत उदार है, आज तक कभी उन्होंने किसी की मदद नहीं ली थी। वो बहुत ही मेहनत से अपना का खर्चा चलाया करते थे। उन्होंने बहुत बुरा लगता था कि मेरे पति उनके घर का खर्चा उठाते हैं, लेकिन मैंने पापा से वादा किया था कि पापा आप जैसे ही ठीक हो जाएंगे, आप अपने खर्चे को उठाना, आपको मेरे पति की खर्चा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। पापा इसी शर्त से पर माने थे कि बाद में मैं तुम्हारी एक एक पाई चुका दूंगा। मैं भी पापा को तसल्ली दे देती कि आपके जैसा ठीक लगे वैसा करना, लेकिन अभी फ़िलहाल आपको मदद देनी ही पड़ेगी। मेरे पति ने आज तक मुझ पर कोई कभी एहसास नहीं जताया कि मैं तुम्हारे घर का खर्चा उठा रहा हूँ। मैंने अपने पति की जैसा इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखा था, नहीं देखा। अपने सगे खून के रिश्ते बदल जाते हैं और मुश्किल के साथ समय के साथ छोड़ देते हैं, जबकि मेरे पति बहुत अच्छे थे। वह मेरे पापा की पूरी जिम्मेदारी उठाते हुए, ऐसे में मुझे मेरा पति फरिश्ते ही से कम नहीं लग रहा था। मैं भी अपने पति को एक फरिश्ता समझने लगी थी और दिल में अपने पति का बहुत सम्मान करती थी। मुझे ऐसा लगने लगा था कि ज़िंदगी में सारे दुख खत्म हो गए हैं। मैं पहले ही तरह बहुत ही सुकून से और खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगी थी। शादी के कुछ दिन बाद ही मेरी सास ने मुझे यह कहना शुरू किया कि बेटी यहाँ से भाग जाओ। इनके इस तरह कहने पर मैं काफ़ी हैरान होती। वह ज़्यादा समय अपने कमरे में ही गुजारा करती थी। बहुत ही कम वह अपने कमरे से बाहर निकलकर घर में दिखाई देती थी। मैं जब भी उनके सामने जाती तो वह मुझसे यही बात करती कि बेटी यहाँ से भाग जाओ। जहाँ उनकी यह बात मुझसे परेशान करती थी, वहीं पर मुझे डर भी लगता था कि भला मेरी सास मुझे इस तरह की बात क्यों कहती है, जब मैं उनसे पिछले ही कि आप ऐसा क्यों कहती है, भला मुझे इस घर से क्या डर है। तो वह जल्दी से अपने कमरे में चली जाती है। मुझसे कहते हैं कि जो मैंने कहा वही करो, उसमें तुम्हारी भलाई है, नहीं तो तुम बहुत बड़ा नुकसान उठाओगे। हो सकता है अपनी जान से भी हाथ धो बैठो। लेकिन ऐसा कुछ भी था। संजय तो मेरा बहुत ध्यान रखते थे, उनका व्यवहार मेरे प्रति बहुत ही अच्छा था। मैं अब अपने काम खुले रखती थी कि कहीं मुझे कुछ ऐसा सुराग मिले जो इस बात की सच्चाई का पता लगा सकूं कि आखिर मेरी सास ऐसा क्यों कहती है। मैंने ध्यान दिया कि घर के नौकर अपने कामों में व्यस्त रहते थे, वह कभी मुझसे कोई बात नहीं करते थे, अपने काम में काम लगे थे। जब भी घर के नौकरों से सवाल करने की या उनसे कुछ पूछने की कोशिश करती तो वह मेरी किसी बात का जवाब नहीं देते। काम के अलावा आप मुझसे कोई बात नहीं करते। मैं घर के बारे में या फिर अपनी सास के बारे में कुछ पूछती तो यही कहते कि हमें इस बारे में कुछ नहीं मालूम, हम तो यहाँ पर नए हैं। इन सारी बातों और बात जो हैरान करने वाली थी यह थी कि मेरा पति जो मुझसे बहुत मोहब्बत करता था, वह इतना हमदर्द इंसान था कि मेरे घर वालों की चिंता भी उसे थी, लेकिन अपनी माँ से बहुत दूर था। वह कभी भी ऑफिस से आकर अपनी माँ से मिलने के लिए कमरे में नहीं जाता था और ना ही कभी उससे अपनी माँ का जिक्र मेरे सामने करता था। ऐसा लगता था जैसे वो जानता ही नहीं कि इस घर में उसकी माँ की भी मौजूद है। न वह दोनों कभी आपस में मिलकर बैठे थे, न ही आपस में कोई बात करते थे। जहाँ तक कि मेरी सास का खाना भी अपने कमरे में ही खाती थी। ऐसा कैसे मुमकिन था कि एक घर में सिर्फ दो लोग मौजूद हैं और वह दोनों भी एक दूसरे से इतनी दूर है। यह बात काफी हैरान कर देने वाली थी। कोई बेटा अपनी माँ के साथ इतनी बेरुखी से कैसे पेश आ सकता है, और वहाँ भी संजय जैसा इंसान जिसके अंदर इतनी इंसानियत मौजूद थी, जो मेरे माता पिता का इतना ध्यान रखता, उसे दूसरों की तकलीफ का कितना एहसास था। और फिर भला वो अपनी माँ को इस तरह कितना एहसास था, नज़रअंदाज कैसे कर सकता था। सारी चीज़ देखने के बाद भी मैंने अपने पति से कोई बात नहीं की थी। मुझे डर था कि कहीं उसे मेरी कोई बात बुरी न लग जाए और मुझसे नाराज ना हो जाए, जबकि मैं उन्हें बिल्कुल भी नाराज नहीं करना चाहती थी। उसकी मुझ पर और घर वालों पर बहुत एहसान थे। ऐसे में मैं किसी मामले में दखल अंदाज नहीं करना चाहती थी और अपने काम से काम रखती थी। वैसे भी उसका और उसकी माँ का मामला था। मैंने ही यही सोचा था कि धीरे धीरे समय गुजरने के साथ साथ मौका देखकर इस बारे में बात करूंगी कि आखिर इस सब के पीछे क्या कारण है। लेकिन दिन ब दिन मेरी सास मुझे कुछ नया कह देती थी, कुछ ऐसा जिससे मैं परेशान
हो जाती है। उसकी बातों के साथ-साथ मेरी बहुत सारी कीमती चीज़ भी थी, मेरे कमरे में अब गायब होने लगी थी। अब तो मुझे ऐसा लगने लगा था कि शायद इस घर में सच में कुछ अनहोनी घटनाएँ होती हैं। शायद इसी वजह से मेरी सास मुझे यह कहती कि तुम इस घर से भाग जाओ। पहले तो सिर्फ़ और सिर्फ़ मुझे परेशानी होती थी, लेकिन अब मुझे डर लगने लगा था इस घर में कुछ तो गड़बड़ थी। मेरे दिमाग में एकदम ख़्याल आया कि इस घर में किसी भूत साया तो नहीं है, कि ऐसे कैसे मुमकिन था कि मेरी चीज़ मेरे कमरे से गायब हो जाती थी, जबकि अपने कमरे की सफाई मैं खुद करती थी और कोई नौकर मेरे काम में मेरी बिना इजाज़त के नहीं होता था। वैसे भी नौकरों की इतनी हिम्मत नहीं होती, क्योंकि गुम हो जाने वाली चीज़ कोई आम नहीं थे। 1-2 चीज़ गुम होने पर तो मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन अब जब ये सिलसिला नहीं रुका तो मैं घर के सारे नौकरों को इकट्ठा करके पूछा था, लेकिन मुझे इस बात का कुछ हासिल नहीं हुआ। अब ने इनकार में सर हिला दिया। मेम साहब, आपने हमने आपकी कोई चीज़ नहीं उठाई। मेरी सास ने मेरे पति के ऑफिस जाने के फ़ौरन बाद अपने कमरे से निकली और मुझे ये कहती, अपनी खैरियत चाहती हो तो घर से जितना जल्दी हो सके चली जाओ, उसी में तुम्हारी भलाई है। वह यह भी कहती कि यहाँ रहकर तुम अपने आप को बर्बाद करोगी, इस घर में जल्द से जल्द जान छुड़वा कर भाग जाओ। कुछ दिनों से तो मैं यह सब बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन जबकि यह सारी चीज़ मुझे ज़्यादा ही परेशान करने लगी थी। ऐसे में इस मुश्किल का कोई हल निकालना ज़रूरी हो गया था। मैं अपनी परेशानी खत्म करना चाहती थी और एक ही तरीके हो सकते थे कि अपने पति से बात करूं, और इस बात की तरह तय तक, जबकि मेरी सास तो पूछने पर मुझे कुछ नहीं के बताती थी। मैंने अपने पति से बात करने का फैसला कर लिया और उसके सामने आने का इंतजार करने लगी। संजय के आते ही मैंने मौका देकर यह बात संजय से कही कि सारी बात आपको बताई कि किस तरह तुम्हारी माँ कुछ दिनों से मुझे परेशान कर रही है। आखिरी इन सब बातों के पीछे क्या कारण मैं जानना चाहती थी, कि अगर कोई वजह थी तो वह मुझे साफ-साफ बता दे, लेकिन संजय का कहना था कि ऐसा कुछ नहीं है और इस समय मैं बहुत थका हूँ, इसलिए अब इस बारे में कोई और बात मत करना। यह कहकर संजय सोने के लिए लेट गया। सुबह जब मैं उठी तो मेरी सास पूरे घर में कहीं मौजूद नहीं थी। मुझे लगा अपने कमरे में होंगी, संजय के जाते ही वह बाहर आ जाएंगे, लेकिन संजय के जाने के बाद ही मेरी सास कमरे से बाहर नहीं निकली। तब मैंने उनके कमरे का झाँक कर देखा। मैंने नौकरों से पूछा तो उन्होंने भी कह दिया कि बड़ी मैम साहब तो घर पर ही नहीं है। मैं बहुत हैरान तो हुई। शाम को जब संजय ऑफिस से घर लौटे तो मैं उनसे पूछा कि आखिर तुम्हारी मम्मी कहाँ चली गई है, तो उन्होंने कहा कि वह अपने रिश्तेदारों के घर चली गई है और कुछ दिन वहीं रहेंगी। इस बात पर मैं हैरान थी कि इस तरह से अचानक कैसे अपने रिश्तेदारों के घर चली गई। आज से पहले तो वह कभी नहीं जाती थी। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मुझे महसूस हो रहा था कि जैसे मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है, जो मुझे नहीं मालूम है था। मुझे दाल में कुछ काला लगने लगा था। अब मैं अपने पति के जाने का इंतज़ार करने लगी। अगले दिन अपने पति के जाते ही मैंने साथ के कमरे में चली गई और जाकर उनके कमरे की तलाशी ली, लेकिन जैसे ही मैं बेड की चादर उठाई तो मेरी जान निकल गई। नीचे से मेरा वही हीरो वाला सेट निकला था, जो शादी के मौके पर मेरे पति ने मुझे मुँह दिखाए में दिया था और शादी के 2 दिन बाद ही मेरे कमरे से गायब हो गया था, जो मुझे अब तक नहीं मिला था। मैं इस बात पर हैरान थी कि मेरी सास के कमरे में कैसे आया और यह सेट उनके बेड के नीचे क्या कर रहा था। क्या यह सेठ मेरी सास ने चुराया था? लेकिन भला वो ऐसा क्यों करेंगी, जबकि वह खुद इस घर की मालकिन थी। मुझसे ज़्यादा तो उनका इस घर पे हक था। वह इतने सालों से इस घर में रहती थी। उनके पास इस तरह के बहुत सारे सेठ मौजूद होंगे, तो उन्हें तो क्या ज़रूरत थी कि वह मेरा सेट चोरी करती। हो सकता है कि शायद किसी नौकर ने यह हरकत की हो, लेकिन अगर किसी नौकर ने हरकत की थी तो वहाँ उसे चोरी करके अपने साथ ले जाता। उसकी मेरी सास के कमरे में मैं देख क्यों रखता। मैंने उसी सेठ को वहाँ से उठाया और पूरे कमरे की तलाशी लेनी शुरू कर दी। मुझे वहाँ से बहुत सारी चीज़ें मिली। सारी चीज़ें मेरी ही थी, शायद बाद में गुम होने लगी थी। मैं तो वह समझ रही थी कि वह सारी चीज़ शायद इस वजह से गुम हो रही थी कि इस घर में कोई साया मौजूद है, लेकिन हकीकत तो यह थी कि वह सारी चीज़ मेरी सास कमरे में मौजूद थी। तो क्या कर रही थी? मेरी सास थी जो सामान की चोरी करके यहाँ रख लेती थी, लेकिन मेरी सास ऐसा क्यों कर रही थी मुझे समझ में नहीं आ रहा था। और फिर अचानक से ही न जाने कहाँ चली गई। यह दोनों ही बातें मुझे परेशान किए जा रही थी। घर के नौकर से पहुंचने पर मुझे यह मालूम हुआ कि बड़ी बेगम साहिबा सुबह से ही घर से चली गई हैं। कहाँ गई हैं, क्यों गई हैं, यह किसी को मालूम नहीं था। मेरे पति का कहना था कि वह अपने रिश्तेदारों के घर गई हैं, लेकिन मुझे आज भी वह दिन याद है जब मैं ऑफिस के काम करती थी। उस समय मेरी संजय से शादी नहीं हुई थी, ना ही ऐसी कोई बात नहीं होती थी। उस समय उन्होंने मुझे बताया था कि उनकी कोई भी करीब रिश्तेदार भी में नहीं है। फिर अचानक से उनकी माँ के
करीबी रिश्तेदार कहाँ से आ गए थे? क्या मेरे पति मुझसे झूठ बोल रहे थे या मेरी सास ठीक कह रही थी? मैं इस से भाग जाऊँ? क्या ये सच में इस घर में कोई गड़बड़ है थी और इसी वजह से मेरे पति ने मेरी सास को इस घर से गायब कर दिया था ताकि वह मुझे सच्चाई ना बता सके? ये सारी बातें मैं अपने कमरे में बैठी सोच रही थी कि सास के कमरे में मेरा जो भी सामान मिला था वह अपने साथ ले आई थी। जब मैं इस सब के बारे में अपने पति से बात करना चाहती थी तो यह सारी हकीकत उन्हें बताना चाहती थी कि आखिर उनकी माँ के बीच ऐसा क्या था जो पता नहीं था, इस घर में क्या हो रहा था। पहले मेरी जब भी कोई चीज़ गुम हो जाती तो मेरे पति हमेशा यही कहते थे कि मैं तुम्हें नहीं ला दूंगा, तभी तुम इतनी सोच विचार मत करो, जो चीज़ खो गई तो खो जाने दो, कोई बात नहीं। मैं इन सब चीज़ों को उठाकर अपने कमरे में ले गई थी ताकि मैं अपने पति को दिखा सकूं, मैं और उनसे पूछ सकूं कि ये सब सामान मुझे तुम्हारी माँ के कमरे में मिला है, तो भला उन्होंने मेरा सामान क्यों चुराया था? क्या वह शादी से खुश नहीं थी या फिर कोई और कारण था? जो भी सच सामने आने वाला था वह भी रात जाने बगैर इस घर में नहीं रहना था। मेरी सारी मजबूरियां एक तरफ लेकिन इतनी बड़ी बात एक तरफ थी। क्या कोई आम बात थी कि मैं मालूम समझकर अंदाज कर देती? अगर कोई नौकर इस तरह की कोई हरकत करता तो समझ में आता, लेकिन घर की मालकिन नहीं ऐसा क्यों कर रही थी? ज़रूर इसके पीछे कोई बड़ी वजह थी और जिसे मेरा पति अच्छी तरह जानता था, लेकिन शायद मुझे बताना नहीं चाहता था और मुझे सारी चीज़ें से दूर रखना चाहता था। जबकि हम किसी इंसान को सच्चाई से जितना दूर रखने की कोशिश करते वह इंसान उसकी इतनी ही पीछे करता है और फिर एक दिन सारी हकीकत जानकर ही दम लेता है। मैं कभी भी डरपोक नहीं रही थी, मैं हमेशा से बहादुरी को हालात का सामना किया था, कभी भी डर कर पीछे हटने वाली नहीं थी और आज भी इससे पीछे नहीं हट सकती थी कि अगर इस चीज़ के जानने की कीमत मुझे यह अदा करनी पड़ी कि मुझे यह घर छोड़ना पड़ा तो मैं भी कीमत अदा करने को तैयार थी। मैं जानती थी कि मुझे अपने पति की इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि एक तो उसने मुझे अपने घर से पनाह दी थी, मुझे इज्जत दी थी, मान सम्मान दिया था और दूसरा उसका मुझ पर बहुत बड़ा एहसान था कि वह मेरे घर वालों का भी बहुत ध्यान रखता था। लेकिन उसके बावजूद भी इतनी बड़ी बात को छुपाकर खामोशी से मैं नहीं रह सकती। मुझे अब अपने पति के सामने का इंतज़ार था। उसके आते ही मैं वह सारी चीज़ उसके सामने रखी और उसे पूछने लगी कि यह सब क्या है। यह सारी चीज़ देख कर खामोश हो गया और मैंने कहा कि इस बारे में क्या तुम्हें पहले से जानते थे? यह सब कुछ तुम्हारी माँ को ने किया था, लेकिन संजय ने मुझे नहीं बताया कि उसकी माँ ऐसा क्यों करती थी। उसने मुझे ऐसा छुपा लिया, लेकिन फिर भी मैं घर छोड़कर चले जाने की धमकी दी। फिर संजय ने सब कुछ बता दिया कि जो भी कीमती चीज़ गायब होती थी इन सब के पीछे मेरी माँ का हाथ था। मैंने संजय से कहा कि भला तुम्हारी माँ को चीज़ें चुराने की क्या ज़रूरत पेश आई थी? वह तो घर की मालकिन थी, उसके पास तो मुझे भी ज़्यादा महंगी चीज़ मौजूद होगी, फिर इन मामूली सी चीज़ को क्या ज़रूरत थी? और वैसे भी मेरे पति ने मुझसे इतना झूठ बोला था कि मेरी सास अपने रिश्तेदारों के घर गई थी, जबकि तो उनका कोई करीबी रिश्तेदार नहीं था। ना ही मेरे पति का कहना था कि वह सब कुछ मुझे कभी नहीं बताना चाहते थे, लेकिन अब यह सच्चाई बताना ज़रूरी हो गई है। और फिर मेरे पति ने मुझे पूरा सच बताया। संजय ने बताया कि घर में जो औरत मौजूद थी वह मेरी माँ नहीं है, बल्कि वह मेरे पापा की दूसरी पत्नी थी। मेरी असली माँ तो मुझे जन्म देते समय मर गई थी, जबकि यह औरत मेरे पापा के ऑफिस में काम करती थी और मेरे पापा की एक मामूली सी सेक्रेटरी थी, जिसने दौलत की खातिर लालच में आकर मेरे पापा से शादी की थी। ये पापा के मुकाबले में उम्र में बहुत छोटी थी। मेरे पापा जो कि एक बेटे के बाप थे, ऐसे में वह औरत कम उम्र होने के साथ साथ खूबसूरत भी थी और इसी वजह से मेरे पापा को फंसाने का मैं कामयाब हो गई थी। उसने अपनी अदाओं के जाल में मेरे पापा को फंसा लिया था और शादी करने पर राजी कर लिया था। संजय ने बताया कि उस समय मैं बहुत छोटा था जब मेरी माँ मर गई थी। मेरा दादा को भी लग था कि इस घर में एक औरत की ज़रूरत है जो छोटे बच्चे का ख्याल रख सके। छोटे बच्चे को माँ की ज़रूरत है। संजय ने बताया उस समय मैं 8 साल का था जब मेरे पापा ने दूसरी शादी की थी। इस औरत को घर ले आए थे। मुझे इस औरत से कोई जाति दुश्मनी नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया उसकी असलियत खुल के गई। वह बहुत ही चालाक औरत होने के साथ साथ धोखेबाज भी थी। उसने सिर्फ दौलत के लिए शादी की थी। इस पर आने के लिए मेरे पापा को तो वह किसी खातिर भी नहीं लाती थी। इसके सामने उनकी तारीफ करते और फिर बाद में अपने दोस्तों को में बैठकर उनकी हंसी बनाया करती थी और उन्हें बूढ़ा कहकर बात किया करती थी। साथ ही ये भी कहती थी कि कहाँ से इस बूढ़े से शादी करके फंस गई हूँ। मैं उसे 8 साल का था और छोटा था, लेकिन सब समझता था। मुझे वह औरत अब बुरी लगने लगी थी जो मेरे बाप के बारे में ऐसा सोचती थी। मेरे बाप के पैसों में ऐश करती थी
पर मेरे बाप को ही बुरा कहती थी। मैं अपने पापा से बहुत करीब था, लेकिन दौलत हासिल करने के लालच में मेरे पापा ने मुझे मेरे पापा से दूर कर दिया। दोनों बाप बेटे को एक दूसरे से दूर कर दिया और पूरे घर का खुद कब्जा कर लिया था। इस घर की कीमती चीज चुरा कर ले जाया करती और अपने रिश्तेदारों के घर पहुंचा देती और मेरे बाप के सामने कही कहती कि तुम्हारे बेटे संजय को गलत लग गई है। वह घर की कीमती सामान ले जाकर बेच देता है और बाहर गृहस्थियों कहता है। जब मेरे पापा घर पर नहीं होते तो सारा दिन बाहर घूमा करती, सारे काम अपनी मर्जी से किया करती। मेरे पापा ने भी उसी समय उसे पूरा हक दे रखा था कि वो जो चाहे कर सकती है। औरतों ने मेरे ऊपर बहुत जुल्म उठाए थे। उसने मेरे बाप को मुझसे दूर कर दिया था। समय का काम था गुजरना, लेकिन उसके साथ बहुत कुछ बदल जाता। हमारे घर में भी बहुत कुछ बदल गया था। कल तक जो सारे हक और घर के बागडोर इस औरत के हाथ में थी, आज वो मेरे पास है। पापा ने मरने से पहले वसीयत बना दी। पापा के मरने के बाद मैंने पूरा बिजनेस संभाल लिया। जब मेरी सौतेली माँ को पता चला कि मेरे हाथ कुछ नहीं आने वाला, तो उसने हालात के सामने सर झुका दिया और मेरे कहने के अनुसार घर के में रहने लगी थी। मैं सिर्फ इंसानियत के नाते इस औरत को घर से में रखा था, क्योंकि मेरे बाप ने इससे शादी की थी और अब इसका कोई और ठिकाना नहीं था। मैंने इसे घर के कमरे की जगह दे दी थी, लेकिन जब से मेरी शादी तुम्हारे साथ हुई थी, इस औरत ने ठान ली थी कि मेरा घर बसने नहीं देगी। इसलिए वह तुम्हें यहाँ से भाग जाने को कहती थी कि कहीं तुम इधर घर में रहकर जगह ना बना लो, इस घर की मालकिन ना बनो जाओ। मैं काम की वजह से सारा दिन घर से बाहर रहता था। ऐसे में पूरे घर में मेरी सौतेली माँ की ही मर्जी चल सकती थी। इसलिए वह तो मेरे घर से निकलना चाहती थी, वह तुम्हें डराती थी ताकि डर कर तुम यहाँ से भाग जाओ, तुम्हें लगे कि इस घर में कोई भूतिया आया है और तुम यहाँ से चली जाओ। संजय की बात सुनकर अब मेरे दिल को सुकून हो गया था और मैंने अपना घर पर छोड़ने का इरादा छोड़ दिया। सारी सच्चाई खुलने कर मेरे सामने आ गई थी। तो यही वजह थी कि मेरा पति अपनी माँ को कोई इज्जत और सम्मान नहीं देता था, ना ही उसके हाथ का ज्यादा बात करता था। इंसानियत के नाते उन्होंने अपनी सौतेली माँ को बस घर पे रखा हुआ था। और जब संजय को यह बात पता चल गई कि उनकी सौतेली माँ उनके घर तोड़ना चाहती, तो संजय ने अपनी सौतेली माँ को उसके किसी रिश्तेदार के घर भेज दिया। संजय ने मुझे बताया कि अब मेरी सौतेली माँ हमेशा अपने रिश्तेदारों के घर रहेगी, इस घर में नहीं आएगी। यहाँ पूरा घर तुम्हारा है, इस घर की मालकिन तुम हो। मैं नहीं चाहती कि वह औरत इस घर में चाहे, तो मैं तो सच्चाई जानना चाहती थी, लेकिन संजय ने अपना घर टूटने से बचाने के लिए उस औरत को यहाँ से भेज दिया था। संजय ने मुझे बताया कि तुम मुझे पहले दिन से ही पसंद आ गए थे। जब ऑफिस में तुम्हारा पहला दिन था, उसी दिन मैं तुम्हें मोहब्बत कर बैठा था, लेकिन मुझे पता चला कि तुम्हारी मांगनी हो चुकी है, इसलिए मैंने अपने कदम आगे नहीं बढ़ाए थे। लेकिन बाद में पता चला कि तुम्हारी शादी टूट गई है और तुम्हारे परिवार की मदद की ज़रूरत है, इसलिए मैंने तुम्हारी तरफ हाथ बढ़ाया और तुम्हें मदद की पेशकश रखी और तुम्हारे साथ शादी के लिए कहा था। संजय की पत्नी बनकर आज मैं बहुत खुश हूँ। शायद संजय ने हमेशा मेरा ध्यान रखा। मेरे पापा बिल्कुल ठीक हो गए और वह अपने घर की जिम्मेदारी अब खुद ही उठा रहे हैं। भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मेरे माँ बाप हमेशा खुश रहे और मेरा पति भी हमेशा खुश रहे, हमारे बीच मोहब्बत ऐसे ही बने रहे। दोस्तों, धन्यवाद।